नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा आपके लिए और आपके साथ पढ़ रही हूँ निर्मल वर्मा की यात्रा डायरी। इसे रिपोर्टाज भी कहा जा सकता है और इसे निबंधों का बहुत गंभीर संकलन भी कहा जा सकता है। बहुत ही सारगर्भित इसमें दृष्टि है संस्कृतियों को लेकर। इस किताब का नाम है हर बारिश में, और इसे पढ़ने की आतुरता में मैं सीधा भूमिका के बाद दूसरे चैप्टर में पहुंच गई। हालांकि पहला चैप्टर मैंने अपने लिए पढ़ा है आपसे पहले और हो सकता है आप में से कईयों ने इसे पढ़ा हो, और मैं आपकी टिप्पणियों का इंतज़ार करूंगी, स्वागत करूंगी, क्योंकि मैं ये एक समीक्षात्मक रचना पाठ कर रही हूँ थोड़ी बहुत टिप्पणियों के साथ। उनकी बातें आज हमारे लिए कितनी पथ प्रदर्शक हैं, कितनी साहसी हैं और कितनी रिलीविंग है, टू यूज़ एन इंग्लिश वर्ड, और ये कि हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं और हमें कितनी पसंद आई है। ज़रूर निर्मल वर्मा मुझे इतने प्रिय हैं कि क्या कहूँ, लेकिन ज़रूर उन पर समीक्षा की जा सकती है कि इस बात से मैं असहमत हूँ, लेकिन अब तक उनकी ऐसी बहुत कम बातें मुझे मिली हैं। बहरहाल, तो पहला चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ जिसका शीर्षक है केंद्रीय मानवीय स्थिति, और यही सबसे बड़ी बात है देशों के बीच। वो जो एक गाना है ना, एवरीबडीज़ गॉट अ स्टोरी दैट कैन ब्रेक योर हार्ट, वॉच द विंड अंडरनीथ माय स्कर्ट एंड टैक्सी ड्राइवर्स गॉट अ PhD। तो PhD का मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, इसलिए ही नहीं, इसलिए कि ये बिल्कुल सही बात है, और इसलिए बहुत ज़्यादा दूसरे की कहानी को कुरेदने से अच्छा है कि हम उसके केंद्रीय मानवीय तत्वों को समझें, सराहें। आइए पढ़ते हैं। शीर्षक है जिस चैप्टर का, केंद्रीय मानवीय स्थिति। अपने सृजनात्मक स्वप्न का अनुकरण करते हुए कोई भी चीज़ पवित्र नहीं होती जब तक यह दुस्साहस लेखक में नहीं आता। वह काकतीयों के शब्दों में साहित्यिक भले ही बन जाए, कलाकार नहीं हो पाता, है ना। हमें बहुत पसंद है मूर्तियाँ गिराना, लेकिन मूर्तियाँ गिराते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मूर्तियाँ हम गिरा रहे हैं वो किसी कारण से गिरा रहे हैं, किन्हीं सैद्धांतिक वजहों से गिरा रहे हैं। यूँ ही इसलिए क्योंकि वो भव्य हैं और हमसे विशाल हैं, इसलिए नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, और ये एक मेरा डिपार्चर पॉइंट था इस बात से। लेकिन ये मूर्तियों गिराने वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अभी हाल में कहीं लेनिन की भी गिराई गई थी नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सी कविताएं उस पर लिखी गई, और अभी बहुत सी गिराई जा, उस पर विरोधी कविताएं लिखी गई थी कि फांसीवादियों ने गिराया। लेकिन अभी तो मूर्तियाँ गिराई जा रही हैं स्लेव ट्रेडर्स की, स्लेव ओनर्स की, उन नेताओं की। अभी हाल में जो सबसे आखिरी रिपोर्ट मैंने ऐसी पढ़ी थी वो कैमरून की थी, अफ्रीका में, उन नेताओं की जिन्होंने उस पूरे व्यापार को, स्लेव ट्रेड को फला फूला और कायम रखा। तो ऐसी मूर्तियाँ तो बेहिचक गिरानी चाहिए। लेकिन यहाँ निर्मल जी का अभिप्राय केवल ऑब्वियसली गलत और पतित को पतित कहना नहीं है। यहाँ उनका अभिप्राय है रिस्क लेना, परंपराओं को तोड़ना, कुछ अपनी सांस्कृतिक रूढ़ियों से बाहर निकलना, इस तरह की बहुत सी बातें। अभी 2 दिन पहले मैंने सुधा अरोड़ा जी की एक टिप्पणी देखी फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि बॉडलेयर से लेकर कमलेश्वर से लेकर राजेंद्र यादव सब ने कहा है कि लोग कलाकार बनने के लिए क्या क्या नहीं करते। तो वो दूसरी बात है, वहाँ शायद एक दूसरे किस्म की चारित्रिक मूल्य का आकलन हो रहा है, दूसरे किस्म के चारित्रिक मूल्य का आकलन हो रहा है शायद। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब ये लोग ये कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे की हत्या करके आगे बढ़ जाएं, दूसरे के खिलाफ कुप्रचार करके आगे बढ़ जाएं, या पूरी तरह खुद को एक पार्टी से जोड़कर आगे बढ़ जाएं। ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि बतौर साहित्यकार हमारे पास एक
ज़्यादा बड़ी दृष्टि होनी चाहिए समाज को और राजनीति को देखने की। अगर हमने एकदम से किसी के साथ खुद को जोड़ दिया तो ये कम हो जाती है। निश्चित रूप से हम सत्ता की खूब बुराई करें, लेकिन अगर हम केवल और केवल सत्ता की बुराई कर रहे हैं और हमें और कुछ भी नहीं दिख रहा, वो तमाम तंत्र हमें बुराई करने के लिए नहीं दिख रहा जो मध्य वर्गीय मूल्यों का बना है, तो निश्चित रूप से हमारी साहित्यिक अभिव्यक्ति में कहीं कुछ कमी है, ऐसा मुझे लगता है। ये तो खैर बहुत ही बोल्ड एक बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप तक ये बात पहुंच गई। और जिन्होंने ये बात कही है कि वह साहित्यिक भले ही बन जाए, कलाकार नहीं बन जाता। मतलब एक साहित्यकार होने से भी ज़्यादा बड़ा दर्जा है आप एक सचमुच के आर्टिस्ट हो जाएं, कलाकार हो जाएं। और काकत्यू एक 18वीं शताब्दी के ज्यां काकत्यू फ्रेंच कवि हैं, और जब मैं नेट पे उनको ढूंढ रही थी तो मुझे सबसे पहले हिंदी में उनका जिक्र निर्मल आनंद नाम के एक ब्लॉग में मिला, जिसमें ये लिखा था, ये विनोद कुमार शुक्ल पर किसी ने लिखा था और उसने लिखा था कि किस तरह काकत्यू को जब उन्होंने पढ़ा, हो सकता है काकत्यू, हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ दोस्तों, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी करेक्टेड, प्लीज़ डू दैट। एक बार मैंने पूरा सनी बफलो में प्रेजेंटेशन दे दिया था डेकार्ट पर, डेकार्टस कहते हुए कोई बात नहीं, इस इल्ज़ाम पे मुझे जेल नहीं, लेकिन है तो काकत्यू का ये कहना है कि आपके लेखन की जो शैली है, ये एक जुमला है कि हर लेखक का अपना एक मुहावरा होता है, और जब तक वो उस लेखन के मुहावरे से बाहर निकलकर नई रचना नहीं लिखता, तब तक वह दरअसल कविता नहीं लिख रहा है। मतलब लेखक मतलब कवि, हर कवि का एक मुहावरा होता है। अभी प्रांजल धर जी की एक कविता की मैंने बड़ी आलोचना की, जिसमें चिड़िया को उन्होंने बार बार बड़े अशालीन ढंग से वर्णित किया है, लेकिन एक उनकी कविता है कि मैं एक मुहावरे की तलाश में हूँ। लेकिन अगर आप मुहावरे की तलाश में होंगे तो आप बहुत जिंक्स्ड हो जाएंगे। ये प्रांजल धर मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं गुड फेथ में ये सब कह रही हूँ, आशा है कि वो भी उसी तरह लेंगे, लेकिन मुझे ये कहना ज़रूरी लगा है। और अपने एक समकालीन कवि की याद आए तो ज़रूर उसको कोट कर देना चाहिए। प्रांजल धर एक काफ़ी प्रतिष्ठित नाम है, मेरी अपनी असहमति है उनसे। तो हर कवि का अपना एक मुहावरा होता है और हर कवि का अपना एक स्टाइल, एक अंदाज़ है, और अगर वो स्टाइल और अंदाज़ की जेल में बंद हो गया तो वो कविता लिखना बंद होता है। यही उनके कहने का मतलब है कि वो तब कविता बनती है जब वो आपके जाने सरीखे चिर परिचित अंदाज से बाहर निकल कर कुछ कहती हो, तब कविता होती है। अब मैं इससे सहमत हूँ। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से कवियों को पढ़ते हुए आप बता देंगे कि ये कविता किनकी है, और ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की कमी है। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे बारे में ठीक कहें, और बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल करिए। मैं कोशिश करती हूँ बेहतर करने की, और उसी कोशिश का ये हिस्सा है कि हम इस तरह बातें कर रहे हैं। तो निर्मल जी का कहना है कि कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए सीक्रेट इस तरह नहीं होनी चाहिए, है ना। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं वही स्पिरिट होना चाहिए जो लूथर का चर्च के सुधार के समय था। अब ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि हम किसी चर्च के हिस्सा नहीं जो इतना करप्ट उस वक्त हो गया था कि वो पर्गेटोरी के वो बेच रहे थे, कि अगर आप ये मतलब दान पुण्य का जो अपने यहाँ हिसाब है वही। लेकिन हम एक ऐसे समाज में हैं जो बेहद भ्रष्ट है, तो केवल वह उसी भ्रष्ट को ही भ्रष्ट कहना नहीं, उस अफसर को जो सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा है और जो शायद आपको आपका अगला पुरस्कार दे सकता है, उसके लिए भी अगर आप असहमति सम्मानपूर्वक जाहिर कर सकें, तब आप लेखक हैं। ये मेरा मतलब है इसको पढ़ने के बाद, ये मेरी समझ है इसको पढ़ने के बाद, ये मेरा पाठ है, किसी और का अलग हो सकता है। बहरहाल ये एक ही पैराग्राफ है, इतना सशक्त कि इस पर आप 1 घंटा बात कर सकते हैं। इस संदर्भ में मुझे अनायास अपने ही देश के एक लेखक के शब्द याद हुआ। बंगाल कला शैली की छद्म भारतीयता पर
हल्के से व्यंग्य करते हुए रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, सौभाग्यवश प्राचीन काल में ऐसे कला आलोचक मौजूद नहीं थे जो बार बार कलाकार को कुहनी मारकर यह उपदेश देते हो कि उन्हें अपनी प्रेरणा किस जगह से प्राप्त करनी चाहिए और किस जगह से नहीं। मतलब जैसे कि मेरे एक सुपरवाइज़र थे थीसिस के, वो ये कहा करते थे कि तुम्हारे जो पीएचडी के सुपरवाइज़र होंगे वो तुम्हें ये भी बता देंगे कि किस आर्काइव के किस फोल्डर में तुम्हें क्या मिलेगा और उसी तरह से तुम्हें लिखना है। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहती हूँ कि कला में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे ये बताता चले कि आपको क्या कहना है, आपकी कविता को कैसा होना चाहिए। आप अभी ये मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं क्यों विरोध करूँगी किसी ऐसे सत्ताधारी का जो माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा काम कर रहा है, और क्यों तारीफ़ करूँगी एक ऐसे सत्ताधारी की जो माइनॉरिटीज़ को तंग कर रहा है। लेकिन इस बात का अपने आप में ऐसा आंदोलन नहीं बनाना चाहिए कि एक कैंपेन पॉइंट हो। ये मेरे कहने का मतलब है। लेकिन अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे कि प्रेरणा कहाँ से मिले और कहाँ से नहीं। एक कविता संग्रह या आलेखों का संग्रह मुझे याद आ रहा है शहंशाह आलम जी का, आग मुझ में कहाँ नहीं पाई जाती। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे के का पूरा पॉलिटिकल कन्वर्जन इस तरह करें। मैं बिल्कुल नहीं फांसीवादियों के साथ हूँ कहीं भी, लेकिन मैं पूरी तरह से आपकी हाँ में हाँ मिला दूँ, इसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। और ये कि मैं प्रेरणा लूँ आप ही के संघर्ष से और आप ही की दृष्टि से, ये भी नहीं होना चाहिए ना। मतलब एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की छूट तो होनी ही चाहिए। न ही हमारे कलाकारों को ठोक पीट कर इन शब्दों से आतंकित किया जाता था कि वे भारतीय हैं। परिणाम स्वरूप हर कलाकार को सहज रूप से भारतीय होने की स्वच्छंदता थी, क्योंकि कला एकाकी पथिक है, अनेक प्रभावों को ग्रहण करती हुई, किंतु किसी भी वर्गीकरण अथवा कटघरेपन से सर्वथा मुक्त, है ना। यही चीज़ आज फांसीवादी कर रहे हैं। फांसीवादी यानी भगवा फांसीवादी संघ के लोग, या आपको वंदे मातरम बोलना ही है, कोई इसका समर्थन नहीं करता है और आपको ये करना ही है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ बहुत सारे लोग विपक्ष के भ्रष्टाचार से इतना थक चुके थे कि ये पार्टी सत्ता में आई। हो सकता है कि कुछ बहुत राइट विंग लोग भी हों, लेकिन खैर ये कोई भी करे कि भारतीय होने की एक कथित परिभाषा हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी अपनी ही साहित्यिक दुनिया से कि एक बड़े समारोह में जलसे में मैं गई थी और बहुत सी मेरी मित्र थी और तमाम लोगों की तस्वीरें आई और मेरी नहीं, और ऐसा हल्ला मचा था। मैंने ऐसा ही एक स्कर्ट पहना था फुल लेंथ और फिर वेस्टर्न गाउन्स पहने थे, और जिन लोगों ने मतलब साड़ियों का ऐसा हल्ला मचा कि लगा कि अगर आपने साड़ी नहीं पहनी है तो या तो आप लेखिका नहीं हैं या आप पूरी तरह भारतीय नहीं हैं। जबकि कई बार आपकी मनस्थिति ऐसी होती है कि आप ऐसे परिधान पहनना चाहती हैं जिनमें आप प्रवेश कर जाएं, घुस जाएं। आप ऐसे परिधान नहीं पहनना चाहती जिनको बांधकर और बांधे रखने की मशक्क़त करनी हो। अब वो इधर से पिन गिर रहा है, इधर से वो है, इतनी सारी उसकी प्लेटें हैं। मुझे साड़ी बहुत पसंद है। इट माइट बी द मोस्ट एलिगेंट ड्रेस ऑफ द वर्ल्ड, बट लेट्स ऑल्सो कीप इट फॉर सम वेरी वेरी एलिगेंट ओकेजन्स। डजंट मीन इफ़ यू वोर अ वेस्टर्न गाउन द ओकेजन बिकम्स अनएलिगेंट, राइट। तो ये चीज़ ये मुझे बड़ा अखरा कि मतलब इस तरह से मेरे ऊपर ये आक्षेप हो गया कि तुमने परिधान, किसी ने कृष्णचंद्र को कोट किया कि आजकल लड़कियां ऐसे ऐसे लिबास पहन रही हैं जो नीचे घाघरे की तरफ खुले होते हैं और ऐसे होते हैं, और ऐसा पहनकर वो अपने को बड़ा मुकम्मल महसूस करती हैं वगैरह वगैरह। तो क्या हर्ज है अगर वो मुकम्मल महसूस करती हैं? तो भारतीयता इस तरह से नहीं थोपनी चाहिए ना कि आप साड़ी पहनिए तभी आप भारतीय महिला हैं, नहीं तो आप बिल्कुल ही पाश्चात्य की नकल है। और इसी तरह से कला को भी किसी उसमें नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से वर्गीकृत कर दिए जाए। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि इतना खेमे में रहना, बाप रे इतनी घुटन। खैर
सहज रूप से भारतीय हो पाना मेरी दृष्टि में यह एक महत्वपूर्ण सत्य है। मैं सिर्फ इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इस सत्य की उपलब्धि वही कलाकार कर सके हैं जिन्होंने अपने सृजनात्मक एडवेंचर में भारतीयता का अतिक्रमण करने का जोखिम उठाया है। आधुनिकता यदि वह महज दिखावा नहीं है, भारतीयता या अभारतीयता में निहित नहीं है, वह सब भ्रांतियों से मुक्त होकर सिर्फ अपने सत्य की खोज का दूसरा रूप है। यदि खोज की इस यात्रा में कोई व्यक्ति तुलसीदास की अपेक्षा टॉल्स्टॉय को अपनी आत्मा और संवेदना के अधिक निकट पाता है, तो वह महज एक को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकेगा कि वह भारतीय है और दूसरे को महज विदेशी कहकर त्याज्य नहीं मानेगा। तो बहुत से लोगों के साथ हो सकता है कि तुलसी से ज़्यादा उन्हें टॉल्स्टॉय पसंद हो। ये उदाहरण तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बहुत प्रिय दूसरे भारतीय लेखक जैसे शरद चंद्र से ज़्यादा अगर आपको कुप्रीन पसंद है, या शरद चंद्र से ज़्यादा अगर आपको चेखव पसंद है, तो इसकी भी आपको छूट होनी चाहिए। यहाँ परंपरा का प्रश्न ही अप्रासंगिक हो जाता है। एक बार इसे पहचान लेने पर हम अपने को उस शव से मुक्त कर सकेंगे जिसे आज तक हम जातीयता के नाम पर अपनी पीठ पर ढोते आ रहे हैं। ये जो राजनैतिक रंग हो गया है धर्म का, और दूसरे धर्म के लोग भी धर्म की टिकट बेचते और ख़रीदते हैं। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा धार्मिकता है, जबकि उससे उभर के एक सेक्युलर आइडेंटिटी की ओर पहुंचना चाहिए, वो नहीं पाया। आज के भारतीय कलाकार की सबसे बड़ी विडंबना ही यह रही है कि वह आज तक अपने को भारतीयता की भ्रांति से छुटकारा नहीं दिला सका है। न केवल सामाजिक व्यवहार में बल्कि संस्कृति में भी हम वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने लगे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। ये चीज़ कुछ तो अब कला की दुनिया में कम हुई है, लेकिन अभी इस बात को ख़त्म होने में बहुत समय लगेगा कि हम अंततः एक मनुष्य हैं। रिलीजन भी मनुष्य निर्मित है और जाति तो एकदम ही थोपी हुई है ज़बरदस्ती। है ना? हम वर्ण व्यवस्था का इस तरह समर्थन करने लगे हैं जो पहले कभी नहीं होता था, वरना विदेशी या पश्चिमी आधुनिकता से हम इतनी जल्दी संत्रस्त न हो जाते। यह आकस्मिक नहीं है कि 19वीं शताब्दी से लेकर जब बंगाल में नवजागरण का आंदोलन शुरू हुआ, आज के फिल्म युग तक वही भारतीय अपने क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि कर सके हैं, जिन्होंने सब दकियानूसी विरोधों को सहकर भारतीयता का अतिक्रमण करने का साहस दिखाया। वे चाहे राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार हो अथवा रविंद्रनाथ के भाषा संबंधी प्रयोग, आश्चर्य नहीं उन सब पर एक ही आरोप लगाया जाता था कि वे भारतीय संस्कृति पर विदेशीपन थोप रहे हैं। यह आरोप नया नहीं। मुझे इसको पढ़ के बड़ी खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी एक कविता का शीर्षक भी है कि मैं कागज़ पर किए हर प्रयोग को खुदकुशी नहीं करती। और बाद में अगले ने तो संपूर्ण प्रयोगवाद ही चलाया और उसमें कितने कवि आए जिनमें मदन वत्स्यायन भी हैं। लेकिन अब एक जड़ता का समय है कहीं ना कहीं। और दूसरे की अगर आपकी कविता में डायस्पोरा की बातें हैं और उसका संघर्ष है, जो हो सकता है कि निजी भी हो, तो भी ये कोई दुखी होने की बात नहीं है, या इसकी बात नहीं है कि आपकी भारतीयता में कहीं कोई कमी है या आपकी सफलता में भी कहीं कोई कमी है। एक नई परिपाटी है कवि के अच्छा होने की, दो बल्कि, एक तो कि वो व्यक्तिगत जीवन में भी सफल हो, और दूसरा कवि के ही नहीं संपूर्ण लेखन के, और दूसरे कि वो किसी दूसरे फील्ड में ज़रूर बहुत अच्छा। यानी कि अगर आपने पहले एक क्षेत्र में काम इस तरह किया हो कि आप रोज़ उसकी माला जप सकते हो कि मैंने उस क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो आपका लेखन बेहतर स्वीकृत होगा। ये हमारी वर्तमान स्थिति है, ये हमारी समकालीन साहित्यिक त्रासदी है, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है।
ये बिल्कुल संभव है कि आपको उस फील्ड में बहुत परेशानी हुई हो, अच्छा नहीं लगा हो और आप तब से ही लेखन में आना चाहते हो। लेकिन हमारी संस्कृति में लेखन एक ऊपर से की जाने वाली चीज़ लगती है। वो नहीं है कि मतलब एक आग है जिसको लोग उस तरह से परसू करना चाहते हैं। हम भारतीयों की इस आत्मतुष्टि और आत्म विडंबना के गहरे ऐतिहासिक कारण हैं। जिस स्वतंत्र व्यक्ति का जन्म यूरोप में रेनेसां के दौरान हुआ था, उसकी परिकल्पना भारत के अर्ध सामंतवादी समाज में असंभव लगती है। रेनेसां आप सब जानते हैं, जो कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हुआ मुसलमानों का, और सारे जो विद्वान थे, कुस्तुनतुनिया बिजेंटाइन एम्पायर, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का वहाँ पे राज था, और वहाँ के सारे विद्वान भाग कर इटली गए और इटली में पुनर्जागरण हुआ, और दांते और माइकलैंजेलो और ये तमाम लोग, पेट्रार्क, जिसमें ये कहा गया कि आप अपनी भाषा में लिखिए। तो हम पता नहीं किस रेनेसां के काल में हैं, अभी अपनी ही भाषा में लिखिए, नहीं अपनी भाषा में क्या लिखिए ये भी आपको बताया जा रहा है। प्रेरणा दूर की बात है, ये भी बता दिया जा रहा है कि आप क्या लिखिए और कैसे लिखिए। किसी को नयापन पसंद नहीं है, न मौलिकता पसंद है, लोग मौलिक चीज़ों को भी मौलिक नहीं कहते। मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ खुलकर बातें करने में क्या हर्ज है। ये चैप्टर मुझे इतना पसंद है ना, आत्म मंथन वाला, इसमें मैं दूसरों के लिए तो कह ही रही हूँ, आप भी ज़रूर कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं। लेकिन यह है कि मतलब मैंने दूसरों को पढ़ा और मतलब मुझे ये लगा कि मैं जिस ईमानदारी से उनको पढ़ती हूँ, मैं तारीफ़ भी यहाँ तारीफ़ों के पुल मैं बांध चुकी हूँ पहले, इसलिए अभी मैं थोड़ा क्रिटिकली बात कर रही हूँ। मुझे ये लगा कि ना तो मुझे क्रिटिकली आंका गया, ना मेरी तारीफ़ों के पुल बांधे गए, लेकिन मैं हम अपनी आधुनिकता के बावजूद आज भी एक ऐसे समूह के अंग हैं जिसकी जीवन शक्ति शताब्दियों पहले नष्ट हो चुकी है। इसलिए मुझे काफ़ी विस्मय होता है जब हिंदी के कुछ प्रगतिशील लेखक पश्चिम की ह्रासोन्मुख प्रवृत्तियों की चर्चा करते नहीं थकते। या आज भी हम इतने महान हैं, हमारा परिवार इतना महान है और हमारी परिवार व्यवस्था इतनी महान है, और हमारा सबसे प्रिय विषय है लेखन का रिश्ते। बहुत अच्छी बात है, हम परिवार को बचाना चाहते हैं। ये रेडियो टेलीविज़न से लेकर सरकारी जो दो तंत्र हैं, दूरदर्शन और रेडियो, उनसे लेकर कवि गोष्ठियों में भी माता पर, पिता पर, बहन पर, भाई पर, नानी पर, चाची पर, दादी पर, और सबको इनसे प्यार है। बेटे पर, बेटी पर, भाई और भतीजे पर, बहनों पर, किसको इनसे प्यार नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें भी है कि वो अच्छी ही कविताएं होनी चाहिए, उनमें शिकायत की भी जगह नहीं है। तो ये बड़ा वी आर अ हैप्पी फैमिली डिक्लेयर करने में ये देश इतना लगा हुआ है कि घोर अनहैप्पी हो रहा है। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि यदि दुनिया में अमानुषिकता और रासोन्मुखता का सजीव साक्षात्कार करना हो तो वह अपनी संपूर्ण विभत्सता के संग उस समाज में मौजूद है जिसे हम भारतीय कहते हैं। और मुझे लगता है कि इतना बलात्कार न कहीं और होता है, न इस किस्म की स्त्रियों की अग्नि परीक्षा होती है डेली, जैसे कि मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द और अपने आसपास। चूँकि मानसिक आलस्य और हीन भाव हमें खुली दुनिया में जाने से रोकता है, हम अपने अतीत के अंधे प्रेतों से चिपके रहना ही अधिक सुविधाजनक समझते हैं। क्या भाषा है! हम अपने अतीत के अंधे प्रेतों से ही चिपके रहना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, सुविधाजनक। इस कटु सत्य को निगल नहीं पाते कि सभ्यता के जो जीवंत तत्व सदियों पहले हम में मौजूद थे, इतिहास चक्र ने उन्हें किन्हीं दूसरे देशों और सभ्यताओं को हस्तांतरित कर दिया है। अर्थात वह समय जब आम्रपाली बुद्ध और राजा से बहस कर रही थी, और ठीक इसी प्रदेश में जहाँ मैं कुर्सी लगाकर बैठी हूँ, लिच्छवी वैशाली यहाँ से 100 किलोमीटर क्या 60 किलोमीटर दूर भी नहीं है, और यहाँ के गणतंत्र से लेके यहाँ की सड़क की हालत देखिए, तो
कितने पतित हो गए। खैर, एक भारतीय की, विशेषकर एक भारतीय कलाकार की शक्ति उनसे अपने को संपृक्त करने में निहित है, भयभीत होकर उनसे मुंह मोड़ने में नहीं। केवल इस रास्ते से ही हम पहली बार उस भारतीय आत्मा को भी सूरज की रोशनी में उबार सकेंगे जिस पर सदियों से झूठी जातीयता और अंधविश्वासों की राख जमा होती गई है। यह कुछ लोगों की तार्किक असंगति जान पड़े, किंतु यह सत्य है कि स्वयं अपनी जीवंत आत्मा को खोजने के लिए भी हमें पश्चिम की वैज्ञानिक संस्कृति से गुजरना होगा। बहुत सही बात कही है कि हम अभी मैं जब साहित्य पे बात कर रही थी तो मैंने ये पूरा रिवाइज किया, रेनेसां रिफॉर्मेशन के साथ साथ जितने भी ये मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट मूवमेंट से पहले जो जो आए, इम्प्रेशनिज़्म और एक्सप्रेशनिज़्म और दादाइज़म और तमाम जो ये सब कुछ है, हमारे यहाँ इतने क्यों आंदोलन नहीं है इस तरह के। हमारे यहाँ लोग सबसे ज़्यादा अपने नेता को लेकर क्यों विचलित हैं? क्योंकि हमें इतना प्यार है कुर्सी और पुरस्कार से। जिस नेता के पास आप जाइएगा वो आपको पुरस्कृत करेगा। अरे भाई, आप कलाकार हैं, कुछ कला में नया करके दिखाइए, एक ऐसा आंदोलन कीजिए। हम अभी इतने उस दौर से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है इस तरह से सोचकर ये बताने का कि हम पोस्ट ट्रूथ और पोस्ट मॉडर्निज़म के किस उसमें हैं। जनता एकदम राजनीति के प्रति इतना ज़्यादा जागरूक है, इसके क्या कारण है? और कला में अपने आप को थोड़ा सा भी राजनीति के अलावा और कहीं किसी खेमे में रख ही नहीं पाती, इसके भी क्या कारण है? और छंद और मुक्त छंद की बहस तो मतलब बहुत पुरानी है। कविता वो तो मतलब मुझे हो सकता है कि कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर निभ जाए तो कविता है, उसमें प्रवाह है तो कविता है। छंद गिनता कौन है? मैं अपने नाना जी की छंदोबद्ध कविता पढ़ के बहुत खुश होती हूँ। मुझे और बहुत सारे छंद वाले कवि पसंद हैं, लेकिन हम अब नहीं लिखते छंद में, हमारी अपनी अभिव्यक्ति की शैली है। और मुझे लगता है कि उस बहस को तो अब ख़त्म ही हो जाना चाहिए, और बहुत गंभीर कुछ बातों की ज़रूरत है कि छंद में कथ्य क्या है, क्या लिखा जा रहा है, क्या विचार है। यदि आप पाथेर पांचाली को सही अर्थों में पहली भारतीय फिल्म मानते हैं, जो वह है, तो आपको इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि उसे बनाने से पूर्व सत्यजीत राय ने वर्षों पश्चिम के निर्देशकों की उपलब्धियों का, ये आइंस्टाइन नहीं है, आइजेंस्टन से लेकर फेलिनी तक, मैं इन दोनों को नहीं जानती, गूगल करूँगी और भी जानकारों से पता करूँगी, विद्वानों से, अपने गुरु समान लेखकों से कि ये दोनों कौन हैं, और इन पर बात बार बार की जा सकती है। पूरी एक विकसित फिल्म परंपरा का गहरा अध्ययन किया था इंमार बर्गमैन भी ये नहीं है, उससे अपने को संपृक्त करने का साहस बटोरा था। बिना आइंस्टाइन के सत्यजीत राय की कल्पना, ये हो सकता है कि आइंस्टाइन हो के सत्यजीत राय की कल्पना करना कुछ उतना ही असंभव लगता है जितना गुड़गांव के अस्तित्व के बिना अमृता शेरगिल की कल्पना। अमृता शेरगिल भी एक क्रांतिकारी पेंटर है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आज भी हमारी कला की दुनिया में अक्सर याद की जाती हैं। और गौगिन तो मतलब है ही, पॉल गौगिन, फ्रेंच पेंटर। इसमें संदेह नहीं कि पश्चिमी सभ्यता के अपने अंतर्विरोध और संकट हैं, कोई इनकार नहीं, किंतु महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जिसे मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता था और जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि आज का कोई भी कलाकार, चाहे वह फ्रेंच हो या जापानी या भारतीय, अपने को उन अंतर्विरोधों और संकट से अछूता नहीं रख सकता। इसे यूरोप की विशेष स्थिति कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि वह 20वीं शताब्दी की केंद्रीय मानवीय स्थिति है जिसमें कमोबेश सब देशों के कलाकार प्रतिबद्ध हैं।
यदि लॉरेंस ने इसके विरोध किया था, विद्रोह किया था, तो भी वह उसकी प्रतिबद्धता का एक पहलू था, एक नकारात्मक पहलू। यदि पश्चिम के कुछ कलाकार एल्डस हक्सले या सैलिंजर इन अंतर्विरोधों से घबराकर अपनी मुक्ति वेदांत या बौद्ध धर्म में खोजते हैं, हक्सले ने कहा कि बौद्ध धर्म सबसे साइंटिफिक है, तो इससे हमें यह झूठी सांत्वना या गर्व प्राप्त नहीं करना चाहिए कि मानवीय संकट का नुस्खा पूर्व के दर्शन में उपलब्ध है। यदि कोई पश्चिमी लेखक वैज्ञानिक सभ्यता के असह्य दबाव से आक्रांत होकर आपके दर्शन को अफीम की तरह इस्तेमाल करता है, तो उससे न मानवीय स्थिति के अंतर्विरोधों से छुटकारा मिल सकता है और न ही उससे आपके दर्शन का महत्व ही बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि जिस दिन हम अकुंठित भाव से बिना किसी जातीय दंभ का सहारा लिए अपनी सदी के गवाह बन सकेंगे, उसकी समस्त पीड़ाओं और अंतर्विरोधों और संभावनाओं समेत उस दिन हम सहज रूप से आधुनिक बन सकेंगे, उसी अर्थ में जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने सहज रूप से भारतीय बनना कहा है। चेतना के इस बिंदु पर भारतीयता और आधुनिकता में शायद कोई विरोध नहीं रह सकता। अब ये देखिए कितनी अजीब बात है कि उनको भारतीयता और आधुनिकता में भी विरोध नज़र आ रहा है, और ये सच है कि भारतीय होने के नाम पर स्त्रियों के साथ भी अद्भुत बातें होती हैं। मतलब उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। एक स्त्री होना अपने आप में एक अलग बात है, और एक भारतीय स्त्री होना अपने आप में एक अलग बात है। उससे होने वाली अपेक्षाएं 100% बढ़ जाती हैं, और ये अपेक्षाएं पुरुषों से नहीं होती। क्यों नहीं होती? स्त्री के साथ पवित्रता इतनी क्यों जोड़ी जाती है और पुरुष के साथ क्यों नहीं? उसके लिए भी ज़रूरी होना चाहिए उतना ही पवित्र होना जितना कि स्त्री की यौन शुचिता खोजी और खंगाली जाती है, पुरुष की कभी नहीं। मतलब हमारे यहाँ तो ये परंपरा थी कि विधुर हुआ उसी दिन उसे नई कमीज़ पहनाकर और उसकी दोबारा शादी कर देनी है, और स्त्री अगर विधवा हुई तो रंग तो दूर की बात है, उसके तो मतलब भोजन में निरामिष भोजन बंद और तमाम चीज़ें और क्या क्या नहीं, बाल हेड शेव करके और कोई अलंकार नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय स्त्री होने की लड़ाई अभी भी लड़ी जानी है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी फेमिनिस्ट कविताएं लिखी जा रही हैं।